नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस YouTube चैनल पर। मैं हूं सरोज सिंह। जैसा कि आप लोग भारत के प्राकृतिक विभाग इसका अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, हमने इसके पहले हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान और प्रायद्वीप का अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं तटीय मैदान। बच्चों, भारत में तटीय मैदान आप लोगों को इस मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो इस किनारे ये हरा भाग दिखाई दे रहा है, आप लोगों को ये दिखता होगा, और इस तरफ भी ये जो हरा भाग दिखाई दे रहा है, इस तरफ का ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये है भारत का तटीय मैदान। तटीय यानी तट से लगा हुआ मैदान। तो भारत को लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा तटीय प्रदेश प्राप्त है। यानी भारत का जो भूभाग है, उसका जो किनारा है, समुद्र के किनारे का भाग, उसकी लंबाई लगभग 7,500 किलोमीटर है। यह तट प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम की ओर है। ये जो तट है, ये प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम, ये जो भूभाग है बच्चों, ये पूर्वी तटीय भाग है, और ये जो भूभाग देख रहे हैं, ये पश्चिम तटीय भूभाग है। तो इतना भूभाग भारत को तटीय प्रदेश के रूप में प्राप्त है। और ये जो दोनों तट हैं, दोनों समान नहीं है, दोनों अलग अलग तरह के हैं, दोनों में भिन्नता है। और बच्चों, परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखो। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा ये टॉपिक है। पश्चिमी तट अरब सागर से सटा है। जो इसका पश्चिमी तट है, ये जो भूभाग है, ये अरब सागर से सटा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं अरब सागर, तो ये अरब सागर से सटा है। यह तट पथरीला है। पश्चिम घाट की अनेक पर्वत श्रृंखलाएं तट तक आई हुई हैं। इस तट की चौड़ाई कम है। और ये जो भूभाग है, ये पथरीला है, यानी यहाँ पर ज़मीन में बहुत सारे पत्थर हैं और बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ। ये जो लाल कलर आप देख रहे हैं, ये लाल कलर देख रहे हैं, ये पर्वत हैं, और पर्वत की श्रृंखलाएं किनारे तक, तट तक आ गई हैं। तो चूंकि ये भाग बड़ा ही पथरीला है और बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं तट तक आई हैं, और इस तट की चौड़ाई कम है। तीसरी जो विशेषता है, इस तट की चौड़ाई कम है। पश्चिमी घाट से अधिक गति से बहने वाली अनेक छोटी नदियां तट पर मिलती हैं, और इस घाट से, इस पहाड़ से, पर्वत से निकलने वाली ये जो पर्वत हैं, ये सह्याद्री पर्वत है, इस पर्वत से निकलने वाली, इसकी पश्चिम दिशा से निकलने वाली तमाम नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और इन नदियों की लंबाई बहुत कम है, छोटी हैं, और चूंकि ये बड़े ऊंचाई से आती हैं, बहुत तीव्र गति से आती हैं, इसलिए ये अपने मुहाने पर, जहाँ पर ये समुद्र से मिलती हैं, वहाँ पर खाड़ी का निर्माण करती हैं। यहाँ त्रिभुज प्रदेश का निर्माण नहीं होता, बल्कि खाड़ी का निर्माण होता है। अब खाड़ी और त्रिभुज प्रदेश में क्या अंतर है बच्चों, तो इसको हम जान लेते हैं। खाड़ी वो होता है जब नदी बड़े वेग से समुद्र में मिलती है, तो अपने वेग के कारण वह समुद्र के किनारे का भाग और वहाँ के तट का भाग वो कटाव करती है, बड़ी तेज़ी से कटाव करती है, और समुद्र के तल से भी गहरा तल नदी का हो जाता है। और ऐसा अगर भूभाग है तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, वसई की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये सब खाड़ियाँ यहाँ पर निर्मित हुई हैं। और जो त्रिभुज प्रदेश है, जब नदी समुद्र में मिलती है और नदी का वेग कम होता है, तो उसमें आने वाली जो कचरा है, यानी जो कांप है, जो गाद है, वह बहा नहीं पाती है नदी, और मुहाने पर जहाँ वो समुद्र में मिलती है वहीं छोड़ देती है। तो वहाँ पर मैदान जैसा बन जाता है, त्रिभुज के आकार का मैदान बन जाता है।
तो उसको त्रिभुज प्रदेश, त्रिभुजाकार मैदान या डेल्टा प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम की जो नदियां हैं बड़े वेग से बहती हैं, इसलिए ये अपने मुहाने पर त्रिभुज प्रदेश का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि डेल्टा खाड़ियों का निर्माण करती हैं। और सॉरी बच्चों, छोटे से रुकावट के लिए खेद है बच्चों। तो आप लोगों ने ये देखा कि पश्चिम का जो तटीय मैदान है, इसकी अगर हम बिंदुवार लिखना चाहें, क्रमवार लिखना चाहें, तो ये अरब सागर से सटा है, ये तट पथरीला है। तीसरा नंबर डालकर लिख सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ तट तक आई हुई हैं। इस तटीय मैदान की चौड़ाई कम है और यहाँ पर अनेक छोटी किंतु तीव्र गति से बहने वाली नदियां हैं, और ये नदियां अपने तट पर खाड़ी का निर्माण करती हैं, यहाँ त्रिभुज प्रदेश का निर्माण नहीं करती हैं। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा जो पूर्वी तटवर्ती मैदान, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, जैसा कि देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि इसकी चौड़ाई अधिक है। जो गहरे हरे रंग का दिख रहा है ये मैदानी प्रदेश है, तो इसकी चौड़ाई अधिक है। तो यह तट बंगाल की खाड़ी से सटा है। ये जो तट है बच्चों, ये बंगाल की खाड़ी से सटा है। यह तट नदियों के निक्षेपण कार्य से निर्मित है, और ये जो तट का निर्माण हुआ है, नदियाँ जो इस प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ बहती हैं, तो ये नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में कांप लाती हैं, गाद लाती हैं और मुहाने के पास छोड़ देती हैं। तो इसके निक्षेपण कार्य से, यानी ये जो कांप जमा होती है, उसकी वजह से मैदान का निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट से और पूर्वी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली अनेक नदियां इस किनारे पर आकर मिलती हैं। ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो घाट देख रहे हैं बच्चों, ये पश्चिमी घाट से कुछ नदियां तो छोटी तो इधर पश्चिम की तरफ बहती हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर नदियां इस तरफ से बहती हैं, और इनकी जो दिशा है ये पूर्व की ओर है। बहुत सारी नदियां हैं इस तरफ आकर बहती हैं, तो इसकी वजह से त्रिभुज प्रदेश का डेल्टा प्रदेश का निर्माण होता है। लंबी यात्रा कर पूर्व तट पर आने के बाद भूमि की मंद ढलान के कारण नदियां कम गति से बहती हैं। यहाँ चूँकि ये बड़ी लंबी यात्रा करके नदियाँ आती हैं, धीरे धीरे मैदान की ढाल कम होती जाती है, तो उसमें कांप की मात्रा अधिक होती है। चूँकि बहुत दूर से बहकर आती हैं तो कांप की मात्रा अधिक होती है और उनकी गति भी मंद हो जाती है, जिसके कारण इनके अंदर जो अवसाद होता है, जो कांप होता है, जो गाद होती है, वह तटीय प्रदेश पर जमा हो जाता है। इसलिए इस भूभाग में त्रिभुज प्रदेश का, डेल्टा प्रदेश का निर्माण ज़्यादा हुआ है, बहुत अधिक हुआ है। और तो इसको बिंदुवार अगर हम लिखना चाहें तो बिंदुवार भी लिख सकते हैं, अलग अलग क्रम डालकर लिख सकते हैं। यदि हमें अंतर लिखना है तो लिख सकते हैं। अंतर में कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर से सटा है और पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी से सटा है। इसके अलावा और भी जो जो विशेषताएं आपने सुनी उसको आप लोग क्रमवार लिख सकते हैं। तो ये हो गया तटीय प्रदेश। दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं आज द्वीप, भारत के द्वीप। भारत के द्वीप के बारे में जानकारी ले लेते हैं बच्चों। तो भारत की मुख्य भूमि के तट के पास अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं। भारत की जो मुख्य भूमि है ये है मुख्य भूमि। ये जो मुख्य भूमि है
और भी ऊपर का भाग है। तो ये मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि के अलावा भारतीय भूभाग कुछ समुद्र के अंदर भी है, उसमें द्वीपों का समावेश होता है। कुछ छोटे बड़े द्वीप भारत के अंतर्गत आते हैं, इनका समावेश तटीय द्वीप समूहों में किया जाता है। ये तटीय द्वीप हैं, तट के पास निर्मित द्वीप हैं। इनके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में एक एक बड़ा बड़ा द्वीप समूह है। कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसा कि आप लोग अगर मानचित्र को बड़ा किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे द्वीप भी हैं और कुछ बड़े द्वीप भी हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। यहाँ छोटा सा द्वीप है। और इसी तरह यदि आप इस तरफ देखें तो इधर भी छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पर देखिए ये द्वीप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं। न्यू मूर द्वीप ये भारतीय भाग है। इसके अलावा बच्चों बंगाल की खाड़ी में बसे हुए द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और इसके अलावा अरब सागर के द्वीप, ये दो तरह के द्वीप हैं। ये द्वीप समूह है, बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप हैं इसमें। अरब सागर के द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। अरब सागर में जो द्वीप है बच्चों, इनको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ये जो आप भूभाग देख रहे हैं इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, तो इसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। इसका नाम लक्षद्वीप क्यों पड़ा बच्चों? क्योंकि यहाँ पहले कहा जाता है कि 1 लाख द्वीप थे, इसलिए इसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं इसको हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ दिख रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ तक है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप एटॉल हैं। एटॉल का मतलब होता है बच्चों प्रवाल। प्रवाल एक समुद्री जीव है जिसको मूंगा भी कहते हैं। तो मूंगा भारी मात्रा में कहीं जब जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उससे ज़मीन तैयार हो जाती है, चट्टान तैयार हो जाती है, तो ऐसे जो द्वीप का निर्माण होता है उसको हम एटॉल द्वीप कहते हैं। और अंडमान समूह के द्वीप प्रमुख रूप से ज्वालामुखी द्वीप हैं। और जो अंडमान के द्वीप हैं, अंडमान निकोबार के द्वीप हैं, ये ज्वालामुखी के द्वीप हैं। ज्वालामुखी का उद्गार समुद्र के अंदर होता है, उसका जो लावा है वो जमा हो जाता है, उस लावा का कुछ भाग समुद्र के ऊपर तक जमा हो जाता है और उसी को हम द्वीप कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये आकार में बड़े हैं और आंतरिक भागों में ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इसके अंदर आंतरिक भाग में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इसी समूह के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इसी पर एक बैरन द्वीप है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बैरन द्वीप देखो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये बैरन द्वीप है, ये जो भूभाग है। तो ये बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक छोटा सा द्वीप है बैरन द्वीप, जहाँ पर एक ज्वालामुखी अभी भी जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे लावा, राख, धुआं ये बराबर निकलता रहता है। निकोबार समूह में भी कुछ द्वीप एटॉल प्रकार के हैं और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ द्वीप ऐसे हैं जो एटॉल हैं। एटॉल यानी प्रवाल द्वीप हैं, प्रवाल यानी मूंगे से बनी हुई चट्टानों के द्वीप हैं। तो बच्चों ये द्वीप समूह के बारे में आज जानकारी हम लोग लिए। तो ये रहा भारत का प्राकृतिक भाग। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में ब्राज़ील के प्राकृतिक भाग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन कि अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी वीडियो आपको अच्छी तरह बनाने का हौसला मेरे अंदर आए और आप लोगों को बनाकर देते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।